नमस्ते विद्यार्थियों। आज के पाठ में हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। स्टार्ट करें। पहला है मार्गदर्शन सिद्धांत। मार्गदर्शन सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई तंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। सीखना और ज्ञानों, समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान एवं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव, उनके स्वर और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। हमारे स्कूल के शैक्षिक अभ्यास, सीखने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तकें उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता और रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता और शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना विवेचन व कार्य अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चे व्यवस्थित स्तर पर एवं दूसरों से भिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, परंतु संभव है कि वे न तो उन्हें समझ पाए, न ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाए। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा के माध्यम से अंतक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब भाषा के बारे में हमें देखना है। भाषा, बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को समझने या बोलने की क्षमता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने और याद रखें कि भाषाई सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियां और अवसरों के संबोधित करने का एक प्रयास है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। बच्चों की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है। गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की कक्षाएं है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। द्वितीय भाषा सीखना, अगला पॉइंट है द्वितीय भाषा सीखना। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषी लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके।
भाषा तत्व सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सार्थक शब्दों से जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। इसलिए अंग्रेजी को अन्य विषयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है, चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी। शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखना रखना चाहिए। भाषा कौशल्य के पुंज के रूप में चिंतन और अस्मिता के रूप में स्कूल के सभी विषयों के मौजूद है। समय से पहले सही उच्चारण का बोझ बच्चों के खुलकर अपनी बोली में बात करने की क्षमता को पुष्टि करता है। अब गणित विषय के पेडागोजी थोड़ा सा देखना है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं को विकास करना है। बच्चे गणित से भयभीत होने इसके लिए ऐसी पाठ्यचर्या चाहिए कि जो महत्वांश हो, सुसंगत हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ाए। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि वह उपरोक्त उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करे। बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाए। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। गणित में सूत्रों व यांत्रिक क्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। समस्या के समाधान की अनेक सामान्य त्रुटियां स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं में भी सिखाई जा सकती है। अमूर्तता, परिणामता, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या की सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना, ये समस्या समाधान के उनके संदर्भों में उपयोगी है। गिनती को क्रम में रटने की बजाय बच्चों को यह सीखने और समझने की जरूरत है कि छोटे समुच्चयों के संदर्भ में नाम के खेल और संख्या में और गिनती और मात्रा में जुड़ाव है। विज्ञान। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे जीवन और विज्ञान के प्रति ईमानदार होती है। यह सरल निष्कर्ष विज्ञान पाठ्यचर्या के निम्नलिखित वैध मानकों की ओर इंगित करता है। संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा व शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास आयु के अनुरूप हो और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर तक पहुंचने के लिए अंतर्वस्तु की सरल तो या किया जाए, लेकिन उसे इतना हल्का नहीं बनाया जाए कि मूल जानकारी या तो गलत या निरर्थक हो जाए। ऐतिहासिक वैधता में आवश्यक है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे ताकि विद्यार्थी यह समझ सके कि समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। अगला है विज्ञान को विद्यार्थी के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। अगला है प्राथमिक अवस्था में बच्चे की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीजें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक अवस्था में बच्चे के प्रमुख कार्य परिचित अनुभव द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखना, हाथों से सरल तकनीकी इकाइयां या मॉडल बनाना और पर्यावरण व स्वास्थ्य जिनके अंतर्गत पूजन एवं यौन स्वास्थ्य भी आता है के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना होता है। सामाजिक विज्ञान के बारे में अब देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज के विविध सरोकार आते हैं। इसकी अंतर्वस्तु बहुत विविध है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान जैसी विषयों की विषय वस्तु समाहित की जाती है। दूसरा है प्राथमिक स्तरों पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की गणित और भाषा के अंतरंग भाषा की तरह समस्याएं जाए बच्चों की ऐसी गतिविधियों में लगाए जाए कि वे भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकनों के माध्यम से वातावरण को समझ सके। नंबर 3 है कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर होना चाहिए। नंबर 4 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से मिलती है। नंबर 5 समस्या समाधान, नाटकीकरण तथा भूमिका निर्वाह, रोल प्ले कुछ ऐसी विधाएं हैं जो उपयोग में लाई जा सकती है। नंबर 5 शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, तस्वीरें, चार्ट्स, नक्शे तथा पुरातत्ववादी और भौतिक संस्कृति को
व्यक्तियों की प्रकृतियों जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं भौतिक वातावरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 इसमें भौतिक वातावरण को दिखते हैं। बच्चों से जब उनके पसंद के स्थान के विषय में पूछा जाता है तो अधिकतर वे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला, दोस्ताना और शांत हो, जहाँ देर से खुली जगह हो, साथ ही छोटे कोने हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और खिलौने हो। बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालयों में इन चीजों का होना आवश्यक है। अब स्थान देखते हैं। इन मानकों का संबंध आयु समूह के आकार, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और जिस प्रकार की गतिविधियां चलानी है उनसे है। अब भवन देखते हैं। भवन निर्माण सामग्री, वास्तुशैली और कारीगरी स्थानीय जलवायु, भूगोल, उपलब्धता के आधार पर स्थूल विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट होते हैं, जबकि जिसमें सुरक्षा और स्वच्छता पर किसी प्रकार का समझौता न किया गया हो। अब कुर्सी, मेज, इनके मानक आयु तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर तय किए जाए, जिसमें प्रयोगशालाओं तथा अन्य विशिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ऐसे फर्नीचर को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें आवश्यकतानुसार अलग अलग जगहों पर अलग तरह से उपयोग में लिया जा सके। उपकरण, आवश्यक और वांछनीय उपकरणों पुस्तकों सहित की सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें ऐसी स्थानीय सामग्रियों और उत्पादकों के प्रयोग पर जोर दो और जिस संस्कृति विशिष्ट, कम खर्चीली और आसानी से उपलब्ध हो। समय, स्थान और आयु विशिष्ट मानकों और मौसम के अनुसार समय सारणी बनाए जाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता को लेकर सरोकार, निम्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल को अपने स्तर पर सामग्री खरीदने, स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने और अपने इलाके के अन्य स्कूलों को भी योजना में शामिल करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता से लैस किया जाना। पाठ्यचर्या निर्माण और पुस्तक की रचना के समय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों के बीच आपसी तालमेल, इस प्रकार की सूचनाओं का विकास जिनमें स्कूली शिक्षक और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विषय विशेषज्ञ निर्माण और पाठ्यपुस्तकों की रचना में साथ साथ काम करे। ऐसे अवसर पैदा किए जाए जिनमें स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि संस्थाएं प्रभावोत्पकता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम कर सके। गैर सरकारी संगठनों और निर्णयकारी संस्थाओं के बीच सहयोग, निर्णय के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न ढांचों के बीच संप्रेषण और पारदर्शिता का विकास। अब बच्चों की आरंभिक शिक्षा उनकी अपनी घरेलू भाषा में ही हो। अधिक उपयुक्त यह होगा कि बहुभाषी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसकी प्रकार मदरसा शिक्षा की पाठ्यचर्या का विस्तार देने के लिए अपनाई गई नीतियों को मजबूत किए जाने की जरूरत है। शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनुभव का पोषण करने वाली हो चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्ग से आते हो। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रियाओं के संदर्भ में ठोस कदम उठाए जाए। शिक्षक का शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण, शिक्षा को स्कूली व्यवस्था की उभरती मांगों की प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उसे शिक्षकों के इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे निम्नलिखित रूप में अपनी भूमिका निभाएं। उनका उत्साहवर्धक, सहयोगी और मानवीय होना चाहिए और जिससे विद्यार्थी अपनी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए और ऐसे व्यक्तियों के समूह का सक्रिय सदस्य बने जो लगातार सामाजिक और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सजगता से पाठ्यचर्या सुधार में रत हो। इस दृष्टि को साकार करने के लिए यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण में ऐसे तत्व समाहित हो जो विद्यार्थी शिक्षक की निम्न दिशाओं में सक्षम बनाए।
सीखना किस प्रकार होता है इसकी समझ उसमें हो और वह उसके अनुकूल माहौल बनाए। ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में समझे जो सीखने सिखाने के साझे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जाता है, न कि पाठ्य पुस्तकों के बाह्य यथार्थ के रूप में। उन सामाजिक, पेशेवर और प्रशासनिक संदर्भों के प्रति उनमें संवेदनशीलता हो जिनमें उस काम करना पड़ता है। इस प्रकार की उपयुक्त क्षमताओं का विकास वह कर सके जिसमें वास्तविक स्थितियों में उनकी न केवल उपरोक्त समझ हो बल्कि वह उसकी रचना भी कर सके, भाषा की गहरी समझ और दक्षता हासिल करे। अपनी आकांक्षाओं, स्वसमझ, क्षमताओं और रुझानों सजाओं की पहचाने। वह शिक्षक के रूप में पेशेवर उन्मुखीकरण का प्रयास करे, मूल्यांकन को सतत शैक्षिक प्रक्रिया माने, कला शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों में कला और सौंदर्यबोध समझ का विकास कर सके, वंचित बालकों और विभिन्न असमर्थताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं सहित सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को समझ सके, परामर्श के कौशल और क्षमताओं का विकास कर सके ताकि बच्चों के शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों का समाधान सुझान में उसे सुविधा हो। शिक्षक के लिए आवश्यक तैयारी। अब अगला पॉइंट है शिक्षक के लिए आवश्यक तैयारी। शिक्षक को ऐसी तैयारी जरूरी है कि वे बच्चों का ख्याल कर सके और उनमें उनके साथ रहना पसंद करे। सेकंड है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझ सके। अगला है ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले थे। नंबर 4, शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखे तथा ज्ञान निर्माण की मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करे। नंबर 5 है ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखे। 5 है समाज के प्रति अपना दायित्व समझे और बेहतर विश्व के लिए काम करे। 6 है उत्पादक कार्य के महत्व को समझे तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यवहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाए। 7 है पाठ्यचर्या की रूपरेखा उसके नीतिगत निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करे। अब हमें देखना है महत्वपूर्ण बदलाव पहले में और बाद में। पहले में शिक्षक केंद्रित स्थिर डिजाइन थे, बाद में विद्यार्थी केंद्रित लचीली और प्रक्रिया है। पहले में शिक्षक का निर्देश और निर्णय था, बाद में शिक्षार्थी की स्वायत्तता है। पहले में शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन है, बाद में शिक्षार्थी का सहयोग द्वारा सीखने का प्रोत्साहन है। पहले में निष्क्रिय भाव से सीखना है, बाद में सीखने में सक्रिय भागीदारी है। पहले में चाहर दीवारी के अंदर सीखना है, बाद में विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना है। पहले में ज्ञान प्रदत्त और स्थिर है, बाद में ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है। पहले में अनुशासन केंद्रित है, बाद में बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि है। पहले में रैखिक अनुभव है, बाद में बहुविध एवं विभिन्न अनुभव है। पहले में मूल्यांकन संक्षिप्त कम है, बाद में बहुविध सतत है। इस प्रकार आकलन में लचीलापन होता है। तमाम मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से अगला पॉइंट है आकलन में लचीलापन। आकलन में लचीलापन तमाम मनोवैज्ञानिकांनी आंकड़ों से यह पता चलता है कि विद्यार्थी अलग अलग ढंग से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है। इसलिए परीक्षा हाल में कागज कलम में ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप होने चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर से प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की जरूरत है। यूंकि विद्यार्थियों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है और शिक्षण की पद्धतियां भी अलग अलग होती है, इसलिए अगले चरण में जाने के लिए हर विद्यार्थी से हर विषय में समान स्तर की मांग करना उचित नहीं है। भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन के कारण इस मांग की सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं कहा जा सकता। सभी के लिए समान परीक्षा की पद्धति संगठित रूप से तो ठीक हो सकती है, लेकिन उसे विद्यार्थी केंद्रित नहीं कहा जा सकता और न ही भारत के तेजी से उभरते रोजगार बाजार के अनुकूल जिसमें विविधताएं बढ़ रही है। इस तरह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यहाँ पे समाप्त होता है। अगला इंफॉर्मेशन
हम अगले पार्ट में लेंगे। सो विद्यार्थियों, इसी तरह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।